नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और विषय है मेरा आज का काल सर्प योगा। हमने पहले किया था सबसे पहले शुरू में कि काल सर्प योगा क्या होता है। फिर हमने क्या उसमें भी कहा था कि हम बात करेंगे कितने प्रकार का काल सर्प योग होता है। पिछले वीडियो में हमने उसके सारे प्रकार आपको बताए, टाइप्स बताए कि कितने टाइप्स के होता है। अभी 12 घर होते हैं और 12 राशियां होती हैं और 12 घरों के अंदर जैसे ही राहु केतु जो काल सर्प योग बनाते हैं तो वो किस किस्म का, जब पहले घर में बैठेंगे तो लग, दूसरे बैठेंगे लग, तो 12वें घर में बैठेंगे तो लग, ये चर्चा हमने करी। हम उनके नाम बताए। अब उस विषय को आगे बढ़ाएंगे कि हर किस्म का काल सर्प योग कैसा आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। दर्शकों, ये जो ज्योतिष सीखिए प्रोग्राम हमने शुरू किया है, ये उसी का ही एक पार्ट है। ज्योतिष सीखिए में क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कभी कभी हमारे दिमाग को तंग करती रहती हैं। कभी वो आपकी कुंडली में हो सकता है, आपके परिवार के किसी सदस्य की कुंडली में ऐसा योग हो सकता है। आपको सबसे पहले उस चीज की जानकारी जब तक नहीं मिल जाती तब तक आपका वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। तो दर्शकों, हमने बताया कि काल सर्प योग क्या होता है कि जब राहु केतु के ग्रिप में सारे किस्मों के ग्रह आ जाते हैं तो उसको काल सर्प योग कहते हैं। राहु केतु के ग्रिप से एक भी ग्रह बाहर नहीं और एक ग्रह उसके साथ नहीं बैठा हुआ तो काल सर्प योग बनता है। अब वो 12 किस्म का काल सर्प योग होता है, उसके नाम हमने पिछले वीडियो में बताए। आज उन नामों की हम व्याख्या करेंगे। विषय अवश्य लंबा है। आज हम घरों की बात कर रहे हैं, फिर किसी वक्त हम इसको अलग अलग राशियों में, अगर पहले घर के अंदर पहली राशि है तो क्या प्रभाव होगा, दूसरी राशि है तो क्या प्रभाव होगा, अगर मतलब एरीज है तो अलग प्रभाव है, जेमिनाई है तो अलग प्रभाव है, टॉरस है तो अलग प्रभाव है, वर्गो है तो अलग प्रभाव है, भले ही वो लगन में है या ऐसे किसी भी घर में हो। अलग अलग राशियों के हिसाब से भी हम चर्चा फिर करेंगे, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। पहले करेंगे कि पहले घर में जब राहु केतु के साथ काल सर्प योग बनता है उसको कहते हैं अनंत काल सर्प योग। अपने राशि की चर्चा हमने नहीं करी। देखिए, जब भी हम किसी चीज की डेप्थ तक नहीं पहुंच जाते उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। जब भी हम काल सर्प योग की बात करते हैं, हर व्यक्ति नाम सुनते ही एकदम घबरा जाता है कि मेरी कुंडली में या मेरे इस अपने की कुंडली में ये काल सर्प योग नाम का ये दोष पड़ा हुआ है, ये तो जिंदगी में पता नहीं क्या कर देगा। क्या सभी किस्मों के काल सर्प योग या दोष बुरे होते हैं? क्या उनमें से कुछ अच्छे भी होते हैं? जो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कुछ ऐसे हैं जो शास्त्रों में बहुत तरीके से बताते हैं। हमें मालूम है कि ये पहला घर, मैं बात करूंगा आज, पहले घर में कोई भी साइन पड़ता है, इररिस्पेक्टिव टू दैट। अगर राहु लगन में बैठा हुआ है, सप्तम स्थान पे केतु बैठा हुआ है, तो बन गया अनंत काल सर्प योग। अनंत काल सर्प योग में किसी भी व्यक्ति का जन्म हो, हमने इस पे बहुत रिसर्च करी है। मैंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है राहु एंड केतु इन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, एंड वन चैप्टर हैज टोटली बीन डेडिकेटेड टू काल सर्प योगा एंड इट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 20 पेजेस। अब 20 पेजेस को लिखने के लिए कितना वक्त लगा होगा, 20 पेजेस को पढ़ने के लिए कितना वक्त लगा होगा। अगर ये कह दें कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, कुछ सेकंड भी नहीं लगते। शास्त्र क्या कहता है? बहुत सारी चीजें हैं। शास्त्र कहता है कि पहला घर, क्योंकि जो हेल्थ का होता है, पहला घर जो है हमारे हेड का होता है, इसका सिग्निफिकेंस है सूर्य। अब प्लेसमेंट किसकी है? राहु की। तो कहीं ना कहीं
ये आदमी के मस्तिष्क पे कोई निशान दे देता है, कोई शारीरिक अवस्था में परेशानी दे देता है, जीवन में संघर्ष करवा देता है और जीवन ऐसी परेशानियां ले आता है जिसकी व्यक्ति को उम्मीद नहीं होती, क्योंकि हेड का हमारा घर है तो सूर्य हमारी आत्मा है। जब राहु को बेसिकली हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर 9 ग्रह हम कहते हैं, लेकिन उनमें से 7 ही ग्रह हैं, 7 ही ग्रह हैं। 2 ग्रहों को, राहु केतु को, जिसको राहु को कहते हैं नॉर्थ नोड ऑफ द मून एंड केतु को कहते हैं साउथ नोड ऑफ द मून, इनको हम शास्त्र समिति के मुताबिक कहते हैं छाया ग्रह कहते हैं। जिस राशि में बैठते हैं अपना रूप वैसा ही धारण कर लेते हैं। ये प्रैक्टिकली इनका वजूद या आइडेंटिटी नहीं है, मगर आइडेंटिटी होते हुए भी ये अपना प्रभाव रखते हैं, क्योंकि कहते हैं ना शास्त्र क्या कहता है कि स्वरभानु नाम के एक राक्षस थे। स्वरभानु नाम के राक्षस, जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत बांटा जाने लगा, तो अमृत बांटते समय जो कि स्वरभानु राक्षस देवता का रूप धारण करके सभी देवताओं की श्रेणी में बैठ गए, उस लाइन में बैठ गए। तो जैसे सबको अमृत बांटा गया, विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी रूपमा में, और उन्होंने फटाफट उठाया और स्वरभानु पी गए। सूर्य चंद्रमा की पड़ गई दृष्टि, तो उन्होंने जैसे उन्हें शोर मचाया तो विष्णु जी इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने उनका गला काट दिया स्वरभानु का। तब तक वो अमृत को पी चुके थे, जिसने अमृत पी लिया वो तो अमर हो गए। अब जो अपर पोर्शन था, इसको ड्रैगन्स हेड कहते हैं, वो राहु हो गया। जो नीचे वाला पोर्शन हुआ वो केतु हो गया। इसलिए जब ये सूर्य चंद्र की राशियों में होते हैं, सूर्य चंद्र के साथ होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कालसर्प योग जो है, या कहीं ये राहु का जो प्रभाव है वो अलग से बन जाता है उनकी राशियों में बैठ करके। अब क्योंकि सूर्य में है, सूर्य कहीं ना कहीं आदमी के जीवन को संघर्षमयी कर देता है, कहीं ना कहीं बहुत हार्ड एफर्ट्स करनी पड़ती हैं अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए। कभी कभी इसको लगता है कि जीवन में, पारिवारिक जीवन में कष्ट दे दिया, कभी हेल्थ में दे दिया, कभी संतान से दे दिया, सडन गेन्स दे दिए, सडन लॉसेज दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि पहला घर हेल्थ का हो गया, वहां से पंचम दृष्टि राहु की पंचम स्थान पे पड़ेगी। पंचम संतान जो है संतान का घर है, कभी संतान से रिलेटेड चिंताएं दे दी, कभी स्पेकुलेशन रिलेटेड चिंताएं दे दी। नवम को दे दिया, नवम के ऊपर दृष्टि पड़ गई, तो नवम का कहीं आपकी हायर एजुकेशन पे इफेक्ट दे दिया, पढ़ते पढ़ते उसके अंदर कोई विघ्न डाल दिया, चलते जाना किसी और रास्ते पे था, ले किसी और रास्ते पे गए। तो अनंत काल सर्प योग में ऐसे विघ्न बाधाएं आती हैं। अब जो मेरी रिसर्च है, जिसकी बात मैंने शुरुआत में भी कही, मेरे प्यारे दर्शकों, एक बात को याद रखिएगा, अगर उस घर में राशि कौन सी है पहले घर में, वो बहुत मैटर करेगी। अगर कन्या राशि का राहु है तो वो तो अपनी राशि का राहु हो गया, अगर मिथुन का राहु है वो तो अपनी राशि का हो गया, अगर शनि जी की राशि में बैठा हुआ है तो वहां पे भी ये अपना प्रभाव अलग कर देगा। अगर ये अपनी मित्र राशि में, जैसे राहु में जो है टॉरस में पड़ा हुआ है, लिब्रा में पड़ा हुआ है, वहां भी इसका इंपैक्ट अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब जो चीजें हम वर्बेटिम लेकर के नहीं चलेंगे, एज इट इज लेकर के नहीं चलेंगे, ये नहीं है कि जो काल सर्प योग, जिसकी कुंडली में अनंत काल सर्प योग पड़ा है, अनंत काल सर्प योग बनता है जब पहले घर में राहु, सप्तम स्थान पे केतु, तो कहीं ना कहीं जो शारीरिक कष्ट, कहीं मानसिक कष्ट, कभी पारिवारिक कष्ट, या कहीं पति पत्नी के संबंधों में तनाव या पारिवारिक तनाव, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को लेकर के जीवन का एक हिस्सा तक बना करके रखता है। एंड आफ्टर द एज ऑफ 36 जो लाइफ है वो टर्न लेना शुरू कर देती है। 36 की एज तक ये स्ट्रगल को विशेष तौर पे बना के रखता है। क्या अनंत काल सर्प योग वाले व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं करते? क्या उनके पास खुशहाली नहीं होती? देखिए, अभी हम यहां बात कर रहे हैं काल सर्प योग की। जब भी किसी किस्म का भी काल सर्प योग या काल सर्प दोष बनता है तो कहीं ना कहीं जीवन में कष्टकारी तो हो ही जाता है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि तीसरे, छठे और 11वें घर का राहु हमेशा उत्तम माना गया है। नवम के राहु के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो उसका मतलब हम पहले घर में भी जो बना है,
किस राशि में पड़ा हुआ है, राहु किस नक्षत्र में पड़ा हुआ है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है, वो जरूर ध्यान में रखनी है। सिर्फ एक चीज को लेकर, जब हम काल सर्प योग, इसका निवारण क्या है? हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पर जाने मात्र से कहते हैं काल सर्प योग के या काल सर्प दोष के निवारण हो जाता है, उस योग से मुक्ति मिल जाती है। दुनिया में 108 ज्योतिर्लिंगों की बहुत बड़ी महत्ता है। बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं जिनमें से 108 की बहुत महत्ता है। 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिनकी विशेष तौर पे महत्ता है। अब महाराष्ट्र में आप काल सर्प योग के जो निवारण की मैं बात कर रहा हूं, जो बाकी काल सर्प योग में भी काम आएगा। किसी किस्म का भी काल सर्प योग या काल सर्प दोष कुंडली के अंदर पड़ा हुआ है तो दर्शकों, महाराष्ट्र के अंदर नासिक के पास एक जगह है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। वहां का ज्योतिर्लिंग जो सबसे जो चुनिंदा ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसकी एक महत्ता बहुत बड़ी है, वहां जाने मात्र से या किसी भी ब्राह्मण देवता को पकड़ के पूजा अर्चना करवा के भगवान शिव के दर्शन करके, शिवलिंग पे दर्शन करके माथा टेक के आ जाइए, काल सर्प योग के भय से, काल सर्प दोष के भय से मुक्ति मिल जाती है। तो भले ही वो अनंत काल सर्प योग ही क्यों ना हो, जो आपके जीवन में हेल्थ को कष्ट देता है, मानसिक कष्ट देता है, शरीर कष्ट देता है और जीवन को संघर्ष में ही बना देता है, तो इससे भी, लेकिन क्या ये सभी के लिए अनंत काल सर्प योग खतरनाक है? नहीं। राशियों का भी ध्यान रखिए और नक्षत्र का भी ध्यान रखिएगा कि किस नक्षत्र में से गुजर रहा है, किस नक्षत्र में पड़ा हुआ है और उसकी प्लेसमेंट कहां पे है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। ऐसे ही उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने से, उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से, वहां जाकर के पूजा अर्चना करवाने से, पूजा अर्चना करने से भी काल सर्प योग की मुक्ति मिल जाती है। दर्शकों, ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे और भी ऐसे स्थान हैं जिनकी बेहद मान्यता है और जहां पर जाने मात्र से इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दो ये खास हैं, उज्जैन वाले महाकालेश्वर एंड त्र्यंबकेश्वर में जाकर के ये मस्त माथा टेकने से, पूजा अर्चना करने से इससे लाभ मिलता है, परेशानियां कम हो जाती हैं और जीवन आगे बेहतरी की तरफ दौड़ता है। दूसरा जो काल सर्प योग है उसको हम कहते हैं कुलिक काल सर्प योग। कुलिक काल सर्प योग क्या होता है? सेकंड हाउस में राहु है और अष्टम में केतु है। जब राहु अष्टम में हुआ और केतु उसमें हुआ तो कहीं ना कहीं, क्योंकि राहु जो सेकंड हाउस मंदिर का होता है, सेकंड हाउस धन का होता है, सेकंड हाउस फैमिली का होता है, सेकंड हाउस हमारी आंख का होता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट पे कभी धन की हानि, कभी आदमी की जिसको कहता है कि विजन में कोई प्रॉब्लम दे दिया, कभी कभी आदमी को जिसको कहते हैं अच्छा विजनरी होते हुए भी रॉन्ग डिसीजन दिलवा दिए, पारिवारिक कलह क्लेश दे दी। फिर केतु अष्टम का है, अष्टम स्थान हमारे प्राइवेट पार्ट्स को भी रूल करता है, कहीं ना कहीं केतु यूरिनरी प्रॉब्लम्स को भी रूल करता है। कभी कभी यूरिनरी प्रॉब्लम दे दिया, कभी रेक्टम से रिलेटेड कोई इशू दे दिया, एनस से रिलेटेड कोई इशू दे दिया, कहीं ना कहीं लेडीज हैं वेजाइनल इश्यूज दे दिए, मेल के अंदर कोई ना कोई सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर कहीं ना कहीं कोई इशू पैदा कर दिया, तो उसका कारण ये द्वितीय स्थान पे ये योग जो बनता है जिसको हम कुलिक काल सर्प योग या काल सर्प दोष कहते हैं, इसका प्रभाव जीवन में डिफरेंट अंगों पे पड़ेगा। फिर दूसरे घर में बैठ के इनकी दृष्टि कहाँ पे पड़ेगी? पंचम स्थान पे, षष्ठम स्थान पे। षष्ठम स्थान पे छठा घर था शत्रुओं का, रोग का, ऋण का, तो कहीं ना कहीं क्योंकि उधर से धन हानि करवानी है, इधर से क्या है लोन रेज कर देने हैं, शत्रु पैदा कर देने हैं, कभी ना कभी बैक का इशू कोई दे देना है, कोई ना कोई अननेसेसरी लिटिगेशन पैदा कर देनी है। तो इसका निवारण क्या है? उज्जैन में जाइएगा या फिर जाकर के त्र्यंबकेश्वर जाकर के माथा टेक के आइए, पूजा अर्चना कीजिएगा। इवन घर में बैठ करके भी आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षयम् अमृतात्। इस मंत्र का उच्चारण करने से भी काल सर्प योग से या काल सर्प दोष से काफी निजात, काफी राहत, मुक्ति मिलती है।
किसी किस्म की भी जो बीमारियों से जो परेशानियां हैं, इससे संबंधित अब जब आप कोई उपाय करते हैं तो उनसे राहत मिलती है। तो अगर ऐसी स्थिति हो दर्शकों, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है राहु और काल सर्प दोष पैदा हो रहा है, तो आप एक चांदी की 10 ग्राम की गोली हमेशा अपने पास रखिएगा। गोल गोली सॉलिड होनी चाहिए अंदर से, और घर में आर्टिफिशियल फ्लावर्स बिल्कुल ना रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड कुत्तों को अगर आप भोजन करवा देते हैं, यानी कि जैसे ब्रेड डाल दिए, जो कुत्तों वाली जो उनको खिलाते हैं, बिस्किट खिला दिए, कुछ भी, तो उससे भी आपके जी इससे मुक्ति काफ़ी मिलेगी। बाकी जो उस पूजा स्थल जो मैंने बताया है आपको, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर वाला या उज्जैन वाला, वो तो लाभकारी है ही है। तीसरा जो काल सर्प दोष है, काल सर्प योग है, जब तीसरे घर में राहु आते हैं तो 9th हाउस में केतु आ गए, इसको हम कहते हैं वासुकी काल सर्पा योगा। अब कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, शोध की जरूरत क्यों पड़ती है? शोध की जरूरत पड़ती ही इसीलिए है कि कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस आपको देखने को मिलती हैं, तो वहां कहते हैं कि भी कहीं ना कहीं ये राहु है, या कहीं ना कहीं कई किस्म के स्ट्रगल करवा देता है, अपने पांव पे खड़े होने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। मगर दिमाग रखिए, ये बात याद रखिएगा रोज, तो तीसरा घर पराक्रम का होता है। तीसरे घर में राहु का होना अपने आप में बहुत अच्छा माना गया। तीसरे, छठे और 11वें घर का राहु इंसान को बहुत ऊंचा उठा देता है, ऐसी ऐसी अचीवमेंट दे देता है जिसकी उम्मीद नहीं होती। जब तीसरे घर में राहु की दशा आती है, राहु की दशा 18 वर्ष की होती है। 18 वर्ष के अंदर उसने जब, क्योंकि तीसरे घर का राहु में अच्छा रिजल्ट दे देगा, थोड़ा सा राहु में गुरु में तंग करेगा, वो दो तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। अच्छे समय भी आएंगे, परेशानी वाले समय भी आएंगे। तो उसका मतलब ये हम ये नहीं लेंगे। हाँ, तीसरा घर छोटे भाई का भी होता है, तो कहीं ना कहीं छोटे भाई के साथ जो संबंधों में तनाव आ जाना। फिर इसने 9th दृष्टि से किसको देखना है? एकादश स्थान को देखना है। एकादश बड़े भाई का स्थान, तो कहीं ना कहीं बड़े भाई के साथ संबंधों में खराबी दे देगा। दूसरों के ऊपर आपका बहुत बड़ा एहसान बना रहेगा, और जब आपकी टर्न आई तो आपको किसी ने उसका रिजल्ट ये नहीं दिया, शुक्रिया नहीं कहा, तो आपको मन को महसूस हुआ नहीं। दोस्तों, तीसरे घर में दिमाग में एक बात रखिएगा, नीच का राहु नहीं होना चाहिए। अगर नीच का राहु हुआ तो अलग पार्ट है। अदरवाइज ये वासुकी काल सर्प दोष या काल सर्प योग ये आपके जीवन में अगर तीसरे घर में पड़ा हुआ है और अच्छे नक्षत्र में से पड़ा हुआ है, तो मानिएगा कि आपके जीवन को अपनी दशा के अंदर तो बहुत बहुत ऊंचा उठा देगा। इवन जब इसके मित्र ग्रहों की दशाएं भी आएंगी, वहां पे बहुत ऊंचा उठा देगा। तो इसका मतलब ऐसा वासुकी काल सर्प योग जो है होना चाहिए, क्योंकि इसने आपके पराक्रम को बढ़ा देना है। 9th हाउस आपकी किंगडम को ऊपर कर देना है। यस, कहीं ना कहीं, क्योंकि 9th हाउस को जो पिता का जो घर भी कहते हैं, वहां पे थोड़ा सा जो है, क्योंकि पिता के जो घर को ना अलग अलग धारणाएं हैं। देयर इज वन स्कूल ऑफ थॉट, यहाँ पे 9th हाउस को माना जाता है। देयर इज अदर स्कूल ऑफ थॉट, यहाँ 10th हाउस को माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ संबंधों में खराबी या उनकी सेहत का थोड़ा सा कष्ट दे देता है। हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, अच्छे वाले भी पॉजिटिव वाले भी। एक चीज़ को ऊपर है, एक चीज़ के नीचे है। तो कुल मिला के जो इसके रिजल्ट आएंगे ना, मान सम्मान, यश और बहुत बेहतरी, ऊंचा मुकाम बख्शेगा। ये तो हो गया आपका वासुकी काल सर्प योगा, जो कि तीसरे घर का राहु अगर नीच का नहीं पड़ा हुआ तो जब यकीन मानिए अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, आपके धन में, मान सम्मान में बहुत ऊंचा ले जाएगा। लेकिन जब शत्रु ग्रहों की दशा आएगी तो वही समय बहुत बहुत तंग करने वाला भी होगा। जो इसका जो कालसर्प जो दोष वाले जो लोग होते हैं, तो हमेशा उस समय के दौरान वो तंगी तो देता ही है। अब करते हैं चौथी किस्म के दोष की, जिसको हम कहते हैं शंखपाल काल सर्प योगा। शंखपाल जो क्या है, जब जैसे ही राहु की प्लेसमेंट चौथे स्थान पे गई तो दशम स्थान पे केतु हो गया। अब जब दशम में केतु हो गया, केतु कहां रूल करता है? केतु संतान को रूल करता है। चौथा घर शांति का होता है, माता का होता है। राहु को शरारती ग्रह भी माना गया है।
हालांकि चौथे घर में वो कहता है ना, सारे ग्रह इकट्ठे होकर के, सब इकट्ठे होकर माँ के पास गए। चंद्रमा माता होता है, माँ के पास गए कि माँ हमें ये बड़ी शरारतें करता है, बड़ा परेशान करता रहता है राहु। लेकिन जब माँ के सामने जाकर के, क्योंकि राहु के इनको डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी आती है, जो पॉलिटिकल फील्ड वाले जो लोग में ये बड़ा अच्छे पॉलिटिशियन है राहु। तो ये इसने क्या करना है, कहता है कि ना माँ मुझे आपकी कसम, मैं नहीं शरारत करता, ना मैं करूँगा माँ, कसम से मैं नहीं करूँगा। लेकिन कहते फिर भी आदत कभी जाती थोड़ी है, चौथे स्थान पे बैठ करके कभी मन की शांति को भंग कर देगा, कभी किसी न किसी किस्म की परेशानी आपको दे देगा। बस एक ही सूरत में नहीं देगा, अगर उच्च का पड़ा है, अपनी राशि का पड़ा है, मित्र राशि में पड़ा है, हाँ छोटी छोटी टेंशन देता रहेगा। क्योंकि केतु दशम का है, दशम का घर घुटने का होता है, तो कहीं ना कहीं घुटने में कोई इशू दे देता है, घुटने में कोई इशू दे देता है, कहीं ना कहीं राज दरबार में कोई ना कोई समय, जो आप जॉब करते हैं, 10वां घर किसका है, आपके काम काज का, तो काम काज में कोई जैसा समय आया बीच में ऐसी शरारत करेगा, कोई तूफान खड़े कर देगा वहां पे, फिर उसको आप संभाल भी लेंगे। जब ऐसी स्थिति आती है तो कभी कभी स्टीम इनहेल करते रहिएगा, और चांदी के बर्तन में शहद भर के घर में साउथ डायरेक्शन में अबव 5 फीट हाइट इसको रख दीजिएगा, परमानेंटली पड़ा रहने दीजिएगा। चांदी का बर्तन है और उसको रखिएगा हमेशा। इससे आपको इस दोष से काफ़ी मुक्ति मिलेगी। अगर देखो परेशान तो इसने करना ही होता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी या उसके सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ करते रहिएगा, और माँ की आराधना करने से, माँ दुर्गा की आराधना करने से, वैसे तो आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, अपने इष्ट देव को, अपने गुरुदेव को, अपने जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनकी पूजा अर्चना करने से ऐसे दोषों से मुक्ति मिलती है। पंचम, जब पंचम में राहु होता है तो सडनली एकादश में केतु हो गया। इसको कहते हैं पद्म काल सर्प योगा। ये जो पद्म काल सर्प योगा है, ये क्या करता है, पंचम स्थान होता है स्पेकुलेशन का। पंचम में जब राहु होता है तो ऑल ऑफ सडन जिंदगी में गेन दे देता है, ऑल ऑफ सडन नुकसान दे देता है। प्लान व्यक्ति कुछ करता है और करता कुछ और है, पढ़ने कुछ और जाता है, पढ़ के कुछ और आ जाता है, और करने कुछ और चला जाता है। पंचम विद्या का भी है ना, हमारे बुद्धि का भी है ना, दिमाग का भी है। और हमें हमारे जो पाठ में ये दिखना है कि पंचम स्थान पे बैठा हुआ ये स्पेकुलेशन का घर है। आप जिस भी चीज़ में चले गए, या तो आपको बहुत ऊंचा उठा देगा, या फिर ये अगर आप डिपेंड करता है उसकी प्लेसमेंट, राहु किस नक्षत्र में से गुजर रहा है। जब जन्म हुआ आपका तो उस समय राहु कौन से नक्षत्र में था और उसका लॉर्ड कहाँ पे है, जो बर्थ कुंडली में, बर्थ चार्ट में, जो नेटिविटी चार्ट है आपका, उसके अंदर जो आपकी प्लेसमेंट है, राहु की प्लेसमेंट तो आपको पता चल गई कि ये पंचम स्थान पे है, मगर डिफरेंट जो साइंस वहाँ पे होंगे जिसके अंदर राहु होगा, तो डिफरेंट नक्षत्र भी होंगे। उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके रिजल्ट उसके मुताबिक उसने देने हैं। बट इसकी फितरत क्या है, पंचम संतान है, पंचम बुद्धि है, तो कहीं ना कहीं चलते चलते रास्ता पढ़ाई का बिगाड़ दिया, कहीं ना कहीं पैसे किसी चीज़ के लिए और रखे थे, लग किसी चीज़ के लिए और गए, ऑल ऑफ सडन कोई बहुत बड़े गेन हो गए, लॉटरी निकल के आ गई, किसी की प्रॉपर्टी आपको मिल गई, किसी का सडन कोई धन ऐसा मिल गया, और ऑल ऑफ सडन जिस जगह पे आपको उम्मीद ही नहीं थी ऐसा नुकसान हो गया जिसकी बिल्कुल उम्मीद ना हो। तो ये पंचम का राहु ऐसी चीज़ें करता है। पंचम होता है संतान का घर, तो संतान से रिलेटेड इशू दे देता है, प्रोजेनी से रिलेटेड इश्यूज दे देता है। हाँ, उनको उन इश्यूज को ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल, अगर आप एक 60 ग्राम का चांदी का हाथी चांदी की प्लेट में घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रख देते हैं, हाथी का वजन 60 ग्राम का होना चाहिए, और ट्रंक उसकी ऊपर को उठी होनी चाहिए, और चारों पांव प्लेट में टच करते होने चाहिए। जो हाथी का वजन है वो 60 ग्राम का हो, और चांदी की प्लेट का वजन कोई भी हो सकता है, छोटी प्लेट हो बड़ी प्लेट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर रखना कहाँ पे है, नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में रखा और हाथी का मुंह भी जिसको कहते हैं नॉर्थ की तरफ ही है, तो बहुत बहुत उत्तम रिजल्ट ये देना शुरू कर देगा। जो इसने नेगेटिव रिजल्ट देने थे कहीं ना कहीं दोस्तों, क्योंकि 11वां घर किसका होता है, वेल विशेस का, तो वहाँ पे जो पंचम में वो बैठा, राहु बैठा, तो 11 में केतु बैठा है, तो कहीं ना कहीं जिससे उम्मीद ना हो वो लोग डिच कर जाते हैं।
वो लोग परेशानी पैदा कर देते हैं। तो ऐसी परेशानियों से आप कैसे बच सकते हैं? पढ़ाई में स्ट्रगल करना पड़ गया, दोस्तों के कारण आपको मन परेशान हो गया, है कहीं कहीं संतान के कारण कुछ परेशानियां आपको आ गई, राहु चालीसा, राहु कवच का पाठ करते रहिएगा। साथ में जो मैंने बताया, ये चांदी का हाथी रखिएगा। और कभी कभी अगर मजदूरों के अंदर आप मिठाई बांट देते हैं, खास करके गुलाब जामुन बांट देते हैं, जीवन में कभी भी वंश ने मंत्र कर दिया, आप देखेंगे इससे काफ़ी मुक्ति मिलेगी। और बाकी जो धर्मस्थल, चाहे त्र्यंबकेश्वर जाके या फिर महाकालेश्वर के दर्शन करके उज्जैन में, आप इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। छठे स्थान पे जब राहु आता है, छठे स्थान में राहु, तुम द्वादश स्थान पे केतु, इसको कहते हैं महापदम काल सर्पा योगा। मैंने पहले भी कहा था, कुछ भी लिखा हो बुक्स के अंदर, क्योंकि अगर प्रोवाइडेड ये चीज लागू कहां पे होगी? छठा घर किसका है? रोग, ऋण, परेशानियां। छठा घर कंपटीशन का भी है। जब भी कोई चीज कॉन्टेस्ट करनी है तो छठे घर को देखना पड़ेगा। तो छठा घर, इसका मतलब जब तीसरे, छठे, 11वें घर में राहु बैठा होगा तो वहां उसने उत्तम रिजल्ट देने ही देने हैं। बस अगर नीच का हुआ तो उसके अंदर अपना प्रभाव नीच वाला दिखाता रहेगा। फिर क्या करेगा? जिसे छठे घर में क्या होता है, शत्रुओं का घर है, सीक्रेट एनमी पैदा कर देगा अगर नीच का पड़ा हुआ है, अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। अगर छठा घर जो है बहुत बुरी तरह से पीड़ित है, लेकिन सिर्फ एक चीज को नहीं देखनी, दो चीजें वहां देखने की जरूरत पड़ती है। जहां पे आपको लगे कि छठे घर का राहु जिसको बहुत उत्तम रिजल्ट देने थे, क्यों नहीं दे पा रहा, तो ऐसी स्थिति में नंबर 1, राहु जन्म का किस नक्षत्र का है, उसकी प्लेसमेंट कहां पे है। देन छठा घर किस नक्षत्र में है और उसका लॉर्ड कहां पर है। अगर इसकी बारीकी तक दोस्तों हम नहीं जाएंगे ना, तो हम सही रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, एक्यूरेसी तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब शत्रुओं पे नाश करने में अगर ये अच्छा पड़ा हुआ है, मदद करेगा। बीमारी पे, रोग पे काबू पाने के लिए ये मदद करेगा। ऋण पे कंट्रोल करने के लिए मदद करेगा। और आपकी जब समय राहु का आएगा, छठे घर का राहु होगा और अच्छी राशि का राहु होगा, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी सोच से बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे देगा। अगर राहु की ही दशा आ गई, छठे घर का राहु है, अच्छी राशि का राहु है, तो आपको अपने समय के अंदर बहुत ऊंचा उठा देगा। आपने या आपके खानदान में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी अच्छी ग्रोथ भी हो सकती है। लेकिन जब हम नाम सुनते हैं ना, काल सर्प योगा, तो हमारे घबराहट हो जाती है। उसके कहता महापदम काल सर्प योगा, ये तो भैया बहुत भारी वाला काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ घरों में राहु बहुत बहुत उत्तम रिजल्ट भी देता है। ये देखते घर में आप बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गए, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन गए, किसी के गवर्नर बन गए, या किसी कोई पुलिस के चीफ बन गए, कोई चीफ सेक्रेटरी बन गए, या कोई बहुत पावरफुल पोजीशन पे आप कार्यरत हैं। यहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर आपके पास खाना खाने की फुर्सत नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है, अपने परिवार वालों के लिए टाइम नहीं है। तो ये काल सर्प योग, जहाँ दुनिया आपको मानती है, चारों तरफ आपको सल्यूट बजते हैं, तो ऐसी चीज़ के लिए तो दर्शकों, ये तो काल सर्प योग अच्छे वाला है। ये तो सबके होना चाहिए ना। अगर मान सम्मान यश मिल रहा है, ऐसे समय हमेशा सारी जिंदगी तो इंसान को नहीं मिलते ना। जब जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं और आप बहुत ऊंचा पद पाते हैं, इलेक्शन लड़ा, उसमें आप जीत के आगे बढ़ गए और आगे जाके मंत्री बन गए, तो मंत्री आ गए तो दुनिया आपके पास आएगी ही। तो आपके पास क्या होगा? अपने आप को कुर्बान करना होगा जनता के लिए, लोगों के लिए, जिन्होंने आपको जिता करके लेके आए हैं, उनके लिए समय तो लगाना ही पड़ेगा। और उसका आनंद लोग लेते भी हैं और आनंद लोग आगे लेंगे भी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक ही सूरत में छठे घर में परेशान करेगा। अगर नीच का पड़ा हुआ या फिर ऐसे नक्षत्र में पड़ा हुआ जो उस कुंडली के लिए उसका लॉर्ड बहुत बड़ा शत्रु है। तो कई शास्त्र कहते हैं कि किस करके व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। क्यों? इसलिए कहते हैं क्योंकि छठा घर था सर्विस मैटर्स का। आदमी सर्विस में है, तो अगर कहीं नेगेटिव चल रहा है ना, तो सर्विस पे काम इफेक्ट दे देगा। छठे घर में बैठ करके पंचम दृष्टि से दशम स्थान को देखेगा। दशम होता है कारोबार का, तो कहीं ना कहीं आदमी के काम काज में भी विघ्न बाधाएं डालनी शुरू कर देता है। लेकिन अच्छा है ना, जो जितनी बातें मैंने कही हैं ज्यादा वही हैं,
थोड़ा बहुत तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, थोड़े बहुत स्ट्रगल हर इंसान को करने पड़ते हैं। अब चलते हैं, सप्तम का राहु है, सप्तम का राहु है तो लगन का केतु है, इसको कहते हैं तक्षक काल सर्पा योगा। सप्तम का राहु कभी भी उत्तम नहीं माना जाता, सप्तम का काल सर्पदोष कभी भी उत्तम नहीं है। सप्तम स्थान किसका है? आपके लाइफ पार्टनर का है, आपके पार्टनर का है, जो बिजनेस में पार्टनर है उसका है, दैनिक रोजगार का घर है। फिर लगन, सप्तम में बैठ के लगन को देखना, जहां पे केतु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कभी हेल्थ की खुद की खराबी होगी, कभी पत्नी की हेल्थ की खराबी होगी, पत्नी के साथ संबंधों में खराबी होगी, जीवन अननेसेसरली स्ट्रगल वाला बन जाता है। किसी भी काम में हाथ डाल दिया, क्योंकि सप्तम में बैठ करके पंचम दृष्टि से एकादश लाभ स्थान को देखेगा। जब लाभ स्थान को देखेगा, जिस जगह से आप लाभ की उम्मीद कर रहे थे वहां आपको नुकसान हो गया। लगन को देखेगा, हेल्थ के इशू दे दिया। फिर पराक्रम जो तीसरे स्थान को जाकर के देखेगा, नवम स्थान से, ठीक है, छोटे भाई से रिलेटेड या छोटे भाई से साथ संबंधों में खराबी दे दी। या जो पंचम एकादश जो होता है बड़े भाई का घर, तो कहीं ना कहीं बड़े भाई को कष्ट दे दिया, या बड़े भाई के कारण आपको कष्ट हो गया, छोटे भाई के कारण आपको कष्ट हो गया। कोई ना कोई परेशानियां आपके जीवन को परेशान कर देती है सप्तम में बैठ करके। ज़्यादा प्रभाव कितना है, कहाँ पे देता है? जहाँ पे ये बैठता है। तो सप्तम स्थान पे जो तक्षक काल सर्प योग अगर आपकी कुंडली में बनता हो, तो यकीनन तौर पे आपको काल सर्प दोष की मुक्ति के उपायों की तरफ चलना ही चाहिए। काल सर्प योग के लिए आप इसको राहु चालीसा का, राहु कवच का डेली पाठ कीजिएगा, और साथ में भगवान शिव की आराधना कीजिएगा, मां दुर्गा की काली के रूप में उपासना कीजिए, काली चालीसा, काली कवच का पाठ कीजिएगा। अगर रूटीन आप बना लेते हैं और ओम रांग राहु बिना में मंत्र का उच्चारण करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, इससे क्या होगा, उस दोष का प्रभाव जो है काफी क्षीण हो जाएगा। अब हम चलते हैं, राहु जी महाराज बैठे हुए अष्टम स्थान पे, तो इसका मतलब द्वितीय स्थान पे आ गए केतु। इस काल सर्प योग जो बनता है, इसको कहते हैं कार कोटक काल सर्पा योगा। ये जो काल सर्प योग या दोष है, इसका क्योंकि अष्टम स्थान पे बैठा हुआ है, अष्टम हमारे प्राइवेट पार्ट्स को रूल करता है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, जैसे फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स के केस में कहीं ना कहीं गायनिकोलॉजिकल इशू दे दिए, कोई ना कोई यूरिनरी इशू दे दिए, कहीं ना कहीं फैमिली में कोई इशू दे दिए, कोई ना कोई बॉडी पे किसी न किसी कट लगाने के कारण, जैसे संतान हुई तो संतान के कारण वो संतान होते समय कुछ कष्टों को झेलना। कई बार क्या होता है कि जिसे कहते हैं कि जैसे डिलीवरी से पहले है ना, कई बार पोस्ट डिलीवरी, कभी प्री डिलीवरी, कभी पोस्ट डिलीवरी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस कई बार बॉदर कर देती हैं। अगर पहले से ही इसका कर दिया जाए तो बहुत ही प्रभावकारी रहता है, जब पता है कि ये योग है। और खास करके अगर राहु की अपनी प्लेसमेंट हो, यही तंग कर देती है। अगर कालसर्प योग ऐसा बन रहा है, वो भी कारकोटक बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, धन के कष्ट, पारिवारिक कष्टों को बढ़ावा दे देता है, जिससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, और भी बातों का ध्यान रखना होगा। मतलब ये नहीं है कि अष्टम का जो बन गया, ये कालसर्प योग बन रहा है, ये तो बड़ा खतरनाक है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आज की साइंस बहुत आगे है, इसको ध्यान से देखिएगा। राहु जरूर अष्टम का है, मगर कौन से नक्षत्र पड़ा हुआ का, उसकी प्लेसमेंट कहां पे है, जिस घर में उसकी प्लेसमेंट है, जिस घर में उसकी प्लेसमेंट है, उस घर, वो घर कौन से नक्षत्र में पड़ता है, उसकी प्लेसमेंट कहां पे है। और अष्टम जो ने राहु की प्लेसमेंट देख ली, जिस घर में उसका बैठा लॉर्ड वो देख लिया, और फिर हमने ये देख लिया कि अष्टम हाउस जो है इटसेल्फ कौन से नक्षत्र में है, उसका लॉर्ड कहां पे बैठा हुआ है। इतनी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो हो सकता है ये आपका जो काल सर्प योग दोषा है, ये हो सकता है इतना प्रभावकारी ना रहे। मगर शास्त्र क्या कहता है, जिसको एक होता है विजिबल फैक्ट, एक होता है इनविजिबल फैक्ट। विजिबल फैक्ट क्या है, ये आपको पता है कि अष्टम का है और ये वाला योग है, ये बड़ा योग अच्छा नहीं माना जाता, तो ये तंग करता है। तो उसके लिए आपको मैंने उपाय बताया, ये उपाय कीजिएगा। और जब भी मौका मिले जीवन में, आपके एक दफ़ा
त्र्यंबकेश्वर जाइएगा महाराष्ट्र में, वहाँ जाकर के भगवान शिव के दर्शन कीजिएगा। बहुत पावन जगह है और वहाँ जाने मात्र से, कहते हैं, शास्त्र कहता है वहाँ जाने मात्र से इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो वहाँ जाकर के अपने पूर्ण विधि विधान से पंडित जी को पकड़ के पूजा अर्चना करवा दी, इस दोष से मिल जाएगी मुक्ति। अब हम चलते हैं 9वीं किस्म के काल सर्प योग की तरफ। इसका मतलब काल पुरुष की कुंडली में 9वें स्थान बैठे हुए हैं, तो केतु तीसरे स्थान पे आ गए। 9th हाउस का राहु, मैंने तो दर्शकों ये देखा है, 9th हाउस का राहु, मैंने रिसर्च में, मैंने अपनी बुक राहु एंड केतु इन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में बड़ा मेंशन किया है कि तीसरे, छठे, 11वें घर का राहु बहुत अच्छा माना गया, 9th हाउस का राहु बहुत अच्छा माना गया, 10वें स्थान का राहु बहुत अच्छा माना गया। ऐसे व्यक्ति ऊंचा पद पाते हैं, ऊंची पोजीशन पे जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को मैंने हिंदुस्तान के कितने सारे चीफ मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स को मैंने देखा जिनके 9th हाउस में राहु है। बड़े बड़े लोग, उनकी कुंडली में राहु आपको 9th हाउस का मिल जाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि ये शंखचूड़ काल सर्पयोग 9th हाउस के राहु ने बनाया और वो खराबी करके रख देगा। तो हो सकता है कि इतना ऊंचा पद आपको दे दे कि आपके पास समय ही नहीं है किसी चीज के लिए, घर में करने का। बचपन से लेकर आप जब स्कूल में गए तो स्कूल के नेता, कॉलेज में गए तो कॉलेज के नेता, जब पढ़ लेकर के बाहर निकले तो समाज के नेता, देश के नेता, ऐसे बहुत बड़े आप ऊंचाइयों पर पहुंच गए, या बहुत बड़ी कोई ऊंची पदवी आपने सरकारी किसी महकमे में पाली। कभी किस जगह पे घटना घट गई और आप उस इलाके के मालिक हैं, उस जगह पे आप, वो सारा इलाका आपके अंडर में है, तो रात को 2 बजे भी हो सकता है जाना पड़े आपको। इस तरीके से ये तंग कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक चीज को नहीं देखेंगे कि काल सर्प योग पड़ा हुआ, ये तो सबसे खतरनाक है, क्योंकि 9th भाग्य का, आपकी किंगडम का। तो भाग्य में, किंगडम में कभी पिता को कष्ट दे देगा या आपकी किंगडम को खराब कर देगा। 9th हाउस होता है आपकी एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का। तो हायर एजुकेशन को बिगाड़ देगा कि थोड़े थोड़े विघ्न डालता है। विघ्न कैसे डालता है? आपने प्लान किया था कि मुझे ये करना है, सडनली क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन दूसरा कुछ कर दिया। तो मैंने देखा ऐसे कि मैं किसी स्टेट के सीएम की कुंडली में देख रहा था, उनकी कुंडली में पड़ा हुआ था। मैंने कहा तो इस समय, ये समय आएगा तो उस समय के दौरान आप इतना ऊंचा पद पाएंगे, इस पोजीशन पे आप पहुंचेंगे। जैसे ही वो वक्त आया वो उस पोजीशन पे पहुंच गए और बहुत बड़ी पोजीशन उन्होंने एंजॉय करी। वो एक्चुअली वो उम्मीद भी नहीं थी। मतलब एक व्यक्ति किसी भी ए पार्टी में है, लेकिन वो कल उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, फिर एक बहुत ऊंचे पद पे पहुंच जाएंगे। ये ऐसे ही करता है, ऑल ऑफ सडन चेंजेस करवाता है। वो चेंजेस अच्छे वाली भी हो सकती हैं, बुरे वाली भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर दर्शकों जो मैंने देखा है, मेरे जीवन में मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोगों के जीवन में ये बहुत उत्तम रिजल्ट देता है। बस नीच का नहीं होना चाहिए और साथ में कहीं शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जाकर के अगर नहीं है तो यकीन मानिए आपके लेवल को, आपके मान सम्मान को, आपके यश को बहुत बढ़ावा दे देगा। आपके जीवन के जितने कष्ट हैं वहाँ से आपको मुक्ति दिला देगा। आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन बनी रहती हैं। किसी का धन आपको मिल सकता है, किसी की प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, मान सम्मान तो मैंने बता दिया, यश बता दिया, शोहरत बता दी, पोजीशन बता दी, ये तो बढ़िया है ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो पोजीशन आप एंजॉय करते हैं, ठीक है, कोई आपका जो ऐसा जो जिसको कहते हैं संबंध ऐसे बनते हैं जो जीवन भर आपके साथ चलते रहते हैं। जीवन में ऐसे ऐसे रिश्तों में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आदमी की पोजीशन अचीवमेंट वो भी बहुत आगे बढ़ जाती है। ये तो था 9वें घर के, जिसको हम कहते हैं शंखचूड़ काल सर्प। अब हम करते हैं बात 10वें घर में। 10वां घर होता है आपके कामकाज का, राज दरबार का। वहां पे जब राहु 10वें स्थान का होता है, केतु 4th स्थान का होता है, तो इसको कहते हैं घटक काल सर्प योगा। घटक काल सर्प योगा क्या होता है? 10वें घर में राहु है, केतु उसमें घर में है, तो ये राजनीति में राजनीतिज्ञों से, बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात करा देता है, आपका इन्फ्लुएंस का दायरा बढ़ा देता है और आप
कि कामकाज में आपको इतने अच्छे टैक्ट दे देता है कि बात करने का अंदाज बड़ा खूबसूरत हो जाता है, लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं और आप अपना जो काम नहीं भी होने वाला वो भी करवा लेते हैं। ये दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस वेरी कालसर्प योगा। बट एट द सेम टाइम दूसरा पार्ट क्या है, अगर ये नीच का पड़ा हुआ है तो काम काज में ऐसी ऐसी दिक्कतें पैदा कर देगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। 10वां घर कहीं ना कहीं घुटनों का भी होता है, तो घुटनों से रिलेटेड इश्यू दे देगा। 10वें स्थान पे बैठ करके पंचम दृष्टि से द्वितीय स्थान को देखेगा, कहीं ना किसी परिवार के साथ कोई मेल मिलाप में, रिश्तों में तनाव दे देगा, कहीं ना कहीं धन का नुकसान दे देगा। अगर खराब पड़ा हुआ तो नुकसान दे देगा। 10वां घर तो हो गया आपका घुटने का, 10वां घर कामकाज का घर हो गया, एंड उसकी दृष्टि पड़ी द्वितीय स्थान पे। द्वितीय स्थान क्या है, आपका गला, आपकी आंखें, आंखों का स्वामी हो गया द्वितीय स्थान। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आंख से रिलेटेड कोई कष्ट दे दिया, कोई गले से रिलेटेड कष्ट दे दिया, छोटी छोटी दिक्कतें ऐसी दे सकता है। और कहीं ना कहीं इन परेशानियों को एक सिंपल सा उपाय है, एक बार का खाना दिन में सिर ढक के खा लिया जाए, बाएं हाथ से पक्षियों को बाजरा डाल दिया जाए और राहु कवच का पाठ कर लिया जाए या सुन लिया जाए, जैसा संभव हो आपको वो कीजिएगा। जब जीवन में मौका मिले तो किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल पर, धर्म स्थल पर जा करके इसकी पूजा अर्चना करवा लीजिए जिस स्थान की शास्त्र के मुताबिक बेहद मान्यता है। आप कहीं भी जाके दोस्तों करवा के इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं, प्रोवाइडेड ये खराब करने वाला है। जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ अकेले राहु को नहीं देखना, उसकी प्लेसमेंट को नहीं देखना, किस नक्षत्र में जन्म का पड़ा हुआ है उसको भी देखना है, उसका लॉर्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है उसको भी देखना है, जिस घर में पड़ा हुआ है वो कौन से नक्षत्र में है और उसका लॉर्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है। रिजल्ट्स तो दोस्तों ये हमारा ज्योतिष शास्त्र बना ही नक्षत्रों के ऊपर आधारित है। हमारी कुंडलियों की जब हम चर्चा करते हैं, अगर हम नक्षत्रों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमारी जो प्रेडिक्शन करने की, जो भविष्यवाणी करने की जो एक्यूरेसी है वो उसके अंदर फर्क आ जाएगा। अब हम चलते हैं एकादश स्थान पे। एकादश स्थान का जो राहु है तो पंचम स्थान का हो गया केतु। इसको कहते हैं विषधर काल सर्प योगा। 11वां घर किसका है? इनकम का, फिट का, जजमेंट का, वेल विशर्स का, आपके फ्रेंड्स का। तो ये घर है सीधा राहु उस वहां पे पंचम प्रेम के घर को देखता है, पंचम संतान का घर भी है, पंचम प्रेम का घर भी है। तो कहीं ना कहीं वहां बैठ करके इंपैक्ट कहां पे देगा? कहते हैं कि अगर अच्छा नहीं है तो इन सारी चीज़ों को संतान से रिलेटेड कष्ट दे देगा, परेशानियां दे देगा, कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन में नुकसान दे देगा। पैसे आप ऐसी जगह पे लगा बैठेंगे जिसमें आपका नुकसान हो जाए। जिस जगह से उम्मीद थी इनकम आने की, वहां से इनकम आने की बजाय नुकसान हो गया, कोई लिटिगेशन हो गई, अनवांटेड टेंशन आ गई, या कोई रॉन्ग जजमेंट आप कर बैठे, किसी के बारे में जो धारणा बना के रखी थी वो धारणा वैसी ही नहीं थी, उन्होंने आपके हित के बारे में सोच के आपको डिच कर दिया। लेकिन जो बात मैंने पहले कही थी, जो पहले वाले वीडियो में मैंने कही थी कि तीसरे, छठे, 11वें घर का राहु बहुत उत्तम रिजल्ट देता है दोस्तों। बस एक ही कंडीशन है, जो कहते हैं ना TNC, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो वो क्या चीज़ है? कि नीच का नहीं होना चाहिए। अगर नीच का भी होगा ना तब भी बीच बीच में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। हाँ यस, अगर वो अच्छे घर का है, अच्छी राशि का पड़ा हुआ है, मित्र राशि में पड़ा हुआ है, इस घर में बैठ के वैसे ही कंफर्टेबल है ये, तो ऐसी स्थिति में जब आप इस चीज का प्रभाव देखेंगे आनंद आ जाएगा दोस्तों। तो 11वें घर का राहु अगर बहुत ऊंचा मुकाम दे दे, बहुत अच्छा लाभ दे दे, बहुत अच्छी इनकम दे दे, बहुत अच्छे दोस्तों से आपको मिला दे, अच्छे वेल विशर से आपको मिला दे, क्या चाहिए जीवन में? कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़िया हो गए, पैसा आपके पास बढ़िया हो गया, नाम बढ़िया हो गया, दाम बढ़िया हो गया, काम बढ़िया हो गया, चाहिए क्या? तो दर्शकों, तो 11वें घर का राहु भले ही कुछ जगह पे ऐसा लिखा है कि ऐसे लोगों को कभी कभी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रोजेनी में प्रॉब्लम्स आती हैं, पार्टनरशिप में लॉस आता है, स्पेकुलेशन में लॉस देना पड़ता है, जैसे मैंने बताया। लेकिन इसकी कंडीशन एक ही है,
ये तब देगा जो जितना मेरा ज्ञान है, जितना मैंने अपनी बुक के अंदर भी मेंशन करने की कोशिश करी है, और इसके अंदर भी मैं बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूं कि राहु कौन से नक्षत्र में है, उसका लॉर्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है, और 11वें घर किस नक्षत्र में है, उसका लॉर्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान हमें रखना होगा, तब हमारी एक्यूरेसी या एस्ट्रोलॉजी पे पकड़ या ग्रिप मजबूत हो जाएगी। जो बात हम कहेंगे वो सत्य हो जाएगी। इसका मतलब विषधर काल सर्प योग जो एकादश में बनता है, ये हमेशा बुरा हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। चलते हैं आखिरी किस्म के काल सर्प योग की तरफ, जिसका नाम है शेषनाग काल सर्प योगा। ये जब द्वादश में राहु होते हैं तो छठे स्थान पे केतु हो जाते हैं। 12वां घर किसका होता है? 12वां घर होता है खर्चों का, बीमारी जिसको कहते हैं ना, चिंताओं का। 12वां घर होता है हॉस्पिटल का। केतु छठे स्थान पे बैठा हुआ है, केतु छठे स्थान पे बैठा हुआ है, राहु द्वादश स्थान पे बैठा। 12वां घर नींद का भी होता है। जनरली आप देखेंगे ऐसे लोगों की नींद अब नॉर्मल होती है, या तो बहुत सोते हैं या फिर कम सोते हैं। ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के मिलेंगे? कम सोने वाले मिलेंगे। बड़ी टची स्लीप होगी इनकी। वो कहते हैं ना, चींटी की आवाज़ से भी कहते हैं उठ जाए। अब देखिए चींटी की कहाँ आवाज़ होती है भाई, चींटी की आवाज़, वेरी सेंसिटिव स्लीप। तो इनको बहुत साउंड स्लीप लेनी चाहिए, बहुत साउंड स्लीप लेनी चाहिए। सोने से पहले मेडिटेशन एंड योगा, प्राणायाम की एक्सरसाइज करके सोना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए 100 ग्राम सौंफ लाल कपड़े में लपेट के अपने तकिए के नीचे, अपने बेड के ऊपर, गद्दे के नीचे रख लें, ताकि जिसको कहते हैं ना, क्योंकि जब नींद आपकी इफेक्टेड होगी तो कहीं ना कहीं सेहत के किसी ना किसी पार्ट पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो नींद का अच्छा होना, तो इसका मतलब आपको बीमारियों से, रोगों से मुक्ति दिलाएगा। मगर ये 12वें घर का राहु, क्योंकि हॉस्पिटल का है, 12वां घर डिस्ग्रेस का है, और जेल का स्वामी भी, जेल का कारक ग्रह भी राहु को ही कहते हैं। तो नींद का कारक भी है, जेल का भी है, 12वें घर का कारक भी है। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन के योग देता है अगर ये नेगेटिव पड़ा हुआ है। अगर पॉजिटिव पड़ा हुआ है, वो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं करना आपको, सिंपली मेरी वेबसाइट www.premastrologer.com, इस पे जाना है, फ्री ऑनलाइन कुंडली क्लिक करना है, फॉर्म खुलेगा, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको लेना है और डाल करके सबमिट कर देना है। अब उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, आप देखेंगे कि जो राहु है वो कौन से नक्षत्र में पड़ा हुआ है। तो जो कुंडली बनी है उसके अंदर आप देख लेंगे उसकी प्लेसमेंट कहां पे है, उसकी प्लेसमेंट कहां पे है, दशा किसकी चल रही है वो भी आप देख लेंगे। तो जब सारी चीज़ों का आपको पता होगा तो ये कहीं ना कहीं 12वें घर का राहु, 12वां घर नुकसान का होता है, लॉसेस का होता है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ का लॉस, कोई भी कभी मानसिक लॉस, शारीरिक कष्ट, ऐसी परेशानियां जिसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन हो, कहीं ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में। 12वां घर आंख का होता है, आंख से रिलेटेड कोई इशू। दूसरा घर और 12वां घर हमेशा आंखों के घर, एक आंख का स्वामी है, एक दूसरी आंख का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं आई से रिलेटेड इशू दे देता है, कहीं नींद से रिलेटेड इशू दे देता है, तो कहीं ना कहीं अनइजीनेस दे देता है, एंजाइटी लेवल को बढ़ा देता है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए क्या इलाज क्या है? तो मैंने बताया कि 100 ग्राम सौंफ लीजिए, लाल कपड़े में लपेटिएगा, अपने बेड के ऊपर, मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे, सर वाली साइड पे सौंफ को रखिए, हमेशा परमानेंटली रखिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको सोना, बाकी फैक्टर भी देखने वाले हैं। अगर आपने 24 कैरेट सोने का बेजोड़ छल्ला बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में किसी भी फिंगर में, स्पेशली अगर आप रिंग फिंगर में पहन सके तो बहुत ही उत्तम है। जब मैं कहता हूँ बेजोड़ का मतलब ये नहीं कि वो ढलाई का छल्ला बन गया, ऐसे बंद हो गया ना। देयर शुड बी गैप इन बिटवीन, बोथ एंड शुड नॉट बी जॉइंट टुगेदर। तो दोनों के अंदर गैप होना जरूरी है। और उसका जो है 5 ग्राम का बनाइए, 6 ग्राम का बनाइए, 7 ग्राम, जितना मर्जी बड़ा बनाइए। जैसे आपको देखिए होगा, जो आपका 24 कैरेट का यानी कि शुद्ध गोल्ड का आपको बनवाना होगा। इससे आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानियां हैं, उनसे निजात मिलेगी। और जब भी समय मिले तो इसकी निवारण की तरफ, कुछ निवारण तो अपने एंड पे आप करते जा रहे हैं, कुछ निवारण आप उस ऐसे स्थल पे जाइएगा जिसकी मान्यता बहुत बड़ी हो। जैसे मैंने त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन की करी है, महाकालेश्वर की करी है, ऐसे और बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं हमारे हिंदुस्तान में। किसी भी ज्योतिर्लिंग पे जाकर के दर्शन आप करते हैं, वहाँ जाने मात्र से ही आपके कष्टों का निवारण हो जाता है। 108 किस्म के हैं, जिनमें से 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिनकी बहुत बड़ी मान्यता मानी गई है।
तो वहाँ से भगवान शिव की आराधना, अगर आप जैसे 12वें घर का है तो उसमें शिव चालीसा का पाठ करते हैं, शिव कवच का पाठ करते हैं, ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए आप भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, शिव कवच का पाठ करते हैं, राहु चालीसा राहु कवच का पाठ करते हैं या राहु जी के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो इनका जो प्रभाव है वो क्षीण हो जाएगा। दर्शकों, जो मैंने वादा किया था आपको पिछले वीडियो में कि मैं इसकी डिटेल आपको बताऊंगा कि ये 12 किस्म के जो काल सर्प दोष या योग होते हैं आपके जीवन पे अच्छा प्रभाव डालेंगे या बुरा प्रभाव डालेंगे। मैंने ऐसा कदाचित नहीं कहा कि हर काल सर्प योग बुरा होता है, लेकिन काल सर्प दोष जो पैदा होता कुंडली में, जनरली धारणा यही है कि जब ये कुंडली में पड़ा है तो ये आदमी के जीवन को संघर्षमयी कर देगा, जीवन को परेशान करके रख देगा, मान सम्मान को जो है स्टेक पे लगा देगा, आदमी की पहचान, पोजीशन, कारोबार, काम काज में भारी दिक्कतें दे देगा। ऐसा जरूरी नहीं है, जिसके लिए मैंने एग्जांपल दी कि तीसरे, छठे, 11वें घर का राहु भी अच्छा माना गया, 9th हाउस का राहु। तो मैंने बताया ना, मैंने ऐसे ऐसे मेरे पास जो लोग आते हैं, ऐसे ऐसे मैंने देखा, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स की कुंडली में मैंने देखा है, बहुत सारे मिनिस्टर्स की कुंडली में मैंने ये देखा है, जिन लोगों की कुंडली में मैंने देखा उनको बहुत अच्छे मुकाम पे पाया मैंने। तो दर्शकों, तो कई चीज़ें जो ऐसे दोष अगर इस कुंडली में पड़े हों तो बुरे कैसे हो सकते हैं हमें। हाँ, यस, फिर भी अगर कहते हैं ना प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, अगर थोड़ा सा हमें लगता मन के अंदर वह तो आप उसकी पूजा अर्चना करवा लीजिएगा। लेकिन दिमाग में रखिए कि काल सर्प दोष पैदा तब होगा जब राहु और केतु के ग्रिप में ग्रह आएंगे, एक इस साइड पे होंगे, ऐसे इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, किसी भी साइड पे हो मगर एक ही साइड पे हो, ना कोई एक ग्रह उनके साथ बैठा हो, ना कोई एक ग्रह या उससे ज़्यादा उससे बाहर हो। कभी लोग ना डरा देते हैं भी, राहु के साथ ये ग्रह बैठा हुआ मगर ये ना पार्शियल है, आंशिक है, आंशिक काल सर्प योग है, नहीं वह मैं नहीं पढ़ना। फिर भी जरूरत पड़े मेरी बुक राहु एंड केतु इन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी आपको मिल जाएगी, उसको पढ़िएगा, देखिएगा, उसके बारे में जानकारी लीजिएगा, ठीक है। तो उसके पता चल जाएगा कि ये क्या काल सर्प योग मेरे लिए सचमुच बुरा है। बुरा है तो किस लिहाज से बुरा है। आज मैंने आपको जो बुक के अंदर मेंशन किया वो भी, प्लस मेरी जो जिंदगी का तजुर्बा है वो भी, क्योंकि मैंने इतनी कुंडलियां देख दी हैं, इतने बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में मैंने ऐसे ऐसे ये योग देखे हैं, वो बहुत बड़े मुकामों में। आप सोचिए, अब 12वें घर का ने बताया कि ये जो शेष नाग काल सर्प योगा मैंने देखा, मेरे एक दोस्त थे, चीफ जस्टिस थे किसी स्टेट के, मेरे को मानते थे, बहुत मानते थे मेरे को, उनकी कुंडली में ये सब योग पड़ा हुआ है। ऐसे जरूरत है कि हर व्यक्ति के जीवन में इसने खराबी ही देनी है। ये नक्षत्रों का प्रभाव अगर आप जान समझ गए तो ना तो आप डरेंगे, अगर आप ज्योतिषी हैं तो ना तो आप डरेंगे ना डराएंगे, ना ही आप जिसको कहते हैं भयभीत होंगे। क्योंकि जब कब किसी को हम किसी डर, अगर किसी ना किसी को कोई वहम में नहीं डालना, नहीं डरना, ना डालना है ना डरना है, इससे क्या होगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो दर्शकों, आज के हमारे इस एपिसोड में जिसके अंदर हमने चर्चा करी, ज्योतिष सीखे का प्रोग्राम है। ज्योतिष सीखे में हमने काल सर्प योग की चर्चा करी, और काल सर्प योग में पहले भी शुरू में भी एक काल सर्प योग पर चर्चा करी थी। दूसरी मैंने जो वीडियो बनाई काल सर्प योग 12 नामों की चर्चा करी, और कुछ मैंने बताया कि कौन कौन से योग अच्छे भी होते हैं। आज मैंने कंप्लीटली उन 12 के 12 योग जो काल सर्प जो बनाते हैं, पैदा करते हैं, उनकी चर्चा करी। मैं आशा करता हूं कि आपकी थर्स्ट क्वेंच हुई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लगे कि मुझे कुछ और बताना चाहिए था या कुछ और किसी चीज़ की जानकारी देनी चाहिए थी, दर्शकों अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। अगर अच्छा लगा वो भी लिखिएगा, वेरी नाइस वीडियो आपने लाइक किया उसको भेजिएगा। मेरी नेचर है दोस्तों, जो मैं समझ लगती है अच्छी बात है मैं उसको अच्छा कह देता हूँ, अगर ख़राब है तो मैं ख़राब कह देता हूँ। मैं किसी को डराता नहीं हूँ, भगवान की कृपा है तो क्यों डराया जाए, सबके पास वैसे ही दिल लगा हुआ है। तो किसी को भी डरा करके कभी भी आपकी आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती। अल्टीमेटली
आप भी सूनर और लेटर परेशान हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में जितना भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों, इसको शेयर कीजिएगा। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। एंड अगले वीडियो में आपसे फिर किसी और टॉपिक को लेकर के आपसे मुलाकात होगी। हर रोज़ हम आपका आज का राशिफल, आज का पंचांग तो लेके आते ही आते हैं। सपनों के प्रोग्राम भी हम लेके आते हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में आपके दिमाग में आए, हमें सुझाव भेजिए कि प्लीज़ आप इसके ऊपर वीडियो बनाइएगा, तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आज के इस काल सर्प योग के विषय को संपन्न करते हुए आपसे लूँगा इजाज़त। हमारे नए वीडियो में, नए प्रोग्राम में फिर आपके कल किसी न किसी टॉपिक को लेकर के होगी मुलाकात। तब तक मुझे एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।